Hello friend, my name is Raghu Singh and welcome to my channel Physics Signal of Success। तो फ्रेंड ये मैथमेटिक की दूसरी क्लास है जिसमें हम लोग आज रेशियो प्रपोर्शन सर्ड इंडिसेस के बारे में जानने वाले हैं। पहली क्लास में हम लोगों ने ट्रिग्नोमेट्री के बारे में ख़त्म किया था, ठीक है। सॉरी, ट्रिग्नोमेट्री के बारे में नहीं, ट्रिग्नोमेट्री तो फिजिक्स में ख़त्म किया था हमने। नंबर सिस्टम के बारे में, कितने टाइप के नंबर वगैरह होते हैं, ठीक है ना। तो आज हम लोग जानेंगे रेशियो प्रपोर्शन के बारे में। और आगे जो मतलब कॉमन जो बेसिक मैथमेटिक है अपना, फंडामेंटल ऑफ मैथमेटिक, जिसमें बेसिक चीज़ें जो होती हैं, जो हम लोग 10th में 9th में या उससे पिछली क्लास में जो कॉमन चीज़ें पढ़ते हैं उसी के बारे में डिस्कस करते हैं। फिर जो अपना नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट होगा या तो ट्रिग्नोमेट्रिक होगा या तो फिर क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगा, ठीक है। तो बात करते हैं रेशियो। रेशियो होता क्या है? रेशियो देखो सिंपल से क्या होता है कि सेम काइंड के नंबर होते हैं, ठीक है ना। किसी रेशियो को हम लोग कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, इसके बारे में जान लेना है कि किसी रेशियो को रिप्रेजेंट करने से पहले, जैसे यहाँ पे A/B है, ठीक है। तो इसको क्या बोलेंगे? इसको बोलेंगे A रेशियो टू B। अब A भी सेम टाइप का होना चाहिए, B भी सेम टाइप का होना चाहिए। सेम टाइप का कहने का मतलब क्या होता है? या तो A/B, अगर इसका रेशियो निकालेंगे तो ये जैसे यहाँ पे आप मान लो ये एक नंबर है, सेम टाइप का मतलब ये अगर एक नंबर है, मान लो यहाँ पे एग्जांपल मैं ले रहा हूँ, ये मान लो 5 है, ये 10, तो A रेशियो B, A/B कितना आ जाएगा? 5/10, दैट इज़ कितना आ जाएगा? 1/2। अब यहाँ पे मान लिया मैंने, यहाँ पे ले लिया x एंड x², तो ये कितना हो जाएगा? x और यहाँ पे ले लिया 3x, तो ये कितना हो जाएगा? A/B x/3x, दैट इज़ 1/3। रेशियो निकल कर जो आया 1/3। मतलब जिस टाइप का ये होना चाहिए उसी टाइप का ये भी होना चाहिए, तो उसी को हम लोग क्या बोलेंगे? रेशियो बोलेंगे। और कोई भी रेशियो क्या हो सकता है, कोई भी रेशियो क्या होगा, यहाँ से देख लेते हैं। कोई भी रेशियो क्या होगा? कोई भी रेशियो A/B या तो एक नंबर होगा, दैट इज़ A, या तो एक इंटीजर होगा। इंटीजर का मतलब मैंने बता ही दिया था, पूरा का पूरा अंक होगा, या तो फिर किस में होगा? फ्रैक्शन होगा। या तो एक इंटीजर होगा या तो एक फ्रैक्शन होगा। जैसे मैं बोल दूँ 5/में 15/में 5, तो कितना आ गया? 3। तो 3 एक क्या है? एक इंटीजर है। तो A की वैल्यू कितनी थी? 15, और B की वैल्यू कितनी थी? 5। तो अगर मैं यहाँ से एक बात कर लूँ कि भाई 5/15, ठीक है, A की वैल्यू यहाँ पे कितनी है? 5, और B की वैल्यू कितनी है? 15, दैट इज़ रेशियो कितना आ गया? 1/3। तो रेशियो जो है एक इंटीजर भी हो सकता है और एक क्या हो सकता है? फ्रैक्शन हो सकता है, ठीक है। और बात करें क्या कि रेशियो में अगर हम किसी चीज़ का डिवाइड कर रहे हैं, किसी चीज़ का मल्टीप्लाई कर रहे हैं, तो चेंज नहीं होता है। जैसे दोनों में यहाँ पे देखो, ये तो समझ में आ गया कि सेम काइंड का होना चाहिए, डिनोटेड बाय फ्रैक्शन, ये तो हो गया। ए रेशियो में भी रिप्रेजेंटेड एज नंबर ऑफ वेज A/B। ऊपर भी m का मल्टीप्लाई किया, नीचे भी m का मल्टीप्लाई किया, क्या चेंज होगा? क्या नहीं, बिल्कुल नहीं चेंज होगा, क्योंकि m से m कैंसिल हो जाएगा। n/n A/B, दैट इज़ किसी भी नॉन जीरो नंबर से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करने में रेशियो चेंज नहीं होता है, ठीक है। टू कंपेयर 2 और मोर रेशियो रिड्यूस देयर टू डिनोमिनेटर कॉमन डिनोमिनेटर। टू कंपेयर 2 और मोर रेशियो रिड्यूस देम टू देयर कॉमन डिनोमिनेटर। कहने का मतलब है 2 या 2 से अधिक रेशियो को हम लोग पता करने के लिए उनका डिनोमिनेटर क्या करना पड़ता है? कॉमन करना पड़ता है। तो ये सब चीज़ें बाद में देखेंगे, पहले सिंपल सा ये जान लो कि रेशियो होता क्या है। रेशियो समझ में आ गया क्या होता है? रेशियो क्या होता है? दो सेम काइंड के जो टर्म होते हैं उनका क्या होता है? डिवीजन होता है। और वो क्या हो सकता है कि एक इंटीजर भी हो सकता है और एक फ्रैक्शन भी हो सकता है, ठीक है ना। अगर कोई भी रेशियो अगर दिया हुआ है, अगर ऊपर नीचे हम सेम चीज़ का मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो रेशियो चेंज नहीं होता है। ये तो बात रही रेशियो की। बात करते हैं प्रोपोर्शन की। प्रोपोर्शन क्या है? प्रोपोर्शन जो है स्पेशल टाइप का रेशियो है। व्हेन टू रेशियो आर इक्वल देन द फोर क्वांटिटी कंपोजिंग देम आर सेड टू बी प्रोपोर्शन, दैट इज A/B इक्वल टू, यहाँ पे अगर C/D लिखा हुआ है, ठीक है, A/B, तो ये A/B जो यहाँ पे लिखा हुआ है, A/B जो लिखा हुआ है, ये क्या है? ये है एक रेशियो, ये दूसरा रेशियो है, ठीक है। अब इसी को हम और तरीके से लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं A रेशियो B, ऐसे भी लिख सकते हैं, इक्वल टू C रेशियो D। इसी को और थोड़ा मॉडिफाइज करके लिखें तो क्या लिखेंगे? A रेशियो B प्रपोर्शन C रेशियो D,
इस तरह से भी इसको लिख सकते हैं, ठीक है ना। तो प्रोपोर्शन का मतलब समझ में आ गया होगा कि अगर दो का रेशियो किसी दो टर्म का रेशियो किसी तीसरी और चौथी के रेशियो के इक्वल है तो उसको हम लोग ईजिली लिख सकते हैं, ठीक है ना। यहाँ कुछ इसके प्रोपोर्शन के कुछ रूल्स हैं जिसको हम देख लेते हैं, ठीक है ना। इसको बोलते हैं इनवर्टेंडो। इनवर्टेंडो ए अपान बी है, सी अपान डी है। तो अगर ए अपान बी को मैं क्या कर रहा हूँ, रिवर्स कर रहा हूँ। कहने का मतलब इनवर्टेंडो का मतलब क्या हुआ है, कहने का मतलब ये है कि ए अपान बी लिखा हुआ था सी अपान डी, अगर मैं इसको बी अपान ए लिखूँ दैट इज़ उल्टा कर दूँ तो अगला भी जो होगा उसको क्या करना पड़ेगा, वो भी उल्टा हो जाएगा, दैट इज जो क्या हो जाएगा डी अपान में सी। देख रहे हो, ए अपान बी लिखा था, ए अपान बी इज इक्वल टू सी अपान डी, ए रेशियो बी इज इक्वल टू सी रेशियो बी, सी रेशियो डी। तो यहाँ पे मैंने क्या किया कि जो नीचे था उसको ऊपर ले लिया है और जो ऊपर था उसको नीचे ले लिया। तो वो भी अगली चीज़ जो थी तीसरी और चौथी टर्म वो भी क्या हो जाएगी, इन्वर्ट हो जाएगी। तो इसी को बोलते हैं इन्वर्टेंडो। इसका बहुत यूज होता है, अभी आगे हम लोग देखेंगे। आगे बात करते हैं अल्टरनेंडो। अल्टरनेंडो का मतलब क्या होता है कि ए रेशियो सी, अल्टरनेट मतलब ए को छोड़ के अगला, दैट इज इसको लिया, इसका रेशियो इसका इक्वल टू इसका रेशियो इसका। देखो ए रेशियो सी इक्वल टू बी रेशियो डी, अल्टरनेट करके उसको लिख रहे हैं तो तब बी रेशियो क्या होगा ये भी लगा सकते हैं, ठीक है। अगली बात करते हैं कॉम्पोनेंडो। कॉम्पोनेंडो का मतलब क्या होता है, अगर हम लोग ए रेशियो बी या सी रेशियो डी लिखा हुआ है तो इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, ए रेशियो बी अपान बी इक्वल टू सी प्लस डी अपान डी, दैट इज नीचे वाले को ऊपर में जोड़ के नीचे वाले लिख देना है, ठीक है। बात करते हैं डिविडेंडो को। डिविडेंडो का मतलब क्या होता है, डिवाइड कर देना, दैट इज ए अपान बी इक्वल टू सी अपान डी लिखा है तो ए माइनस बी अपान बी इसको लिख सकते हैं, सी है ना। कॉम्पोनेंडो एंड डिविडेंडो का मतलब क्या है कि दोनों का डिवाइड कर दो, ठीक है, समझ में आ गया। तो कहने का मतलब क्या हुआ है, यहाँ से मैं एक बार फिर सारी चीज़ें बता देता हूँ। अगर ए अपान बी कोई चीज़ लिखी है इक्वल टू सी अपान डी कोई चीज़ लिखी है, ए रेशियो बी इक्वल टू सी रेशियो डी, दैट इज ए अपान बी इक्वल टू सी अपान डी लिखा गया है तो इसको हम लोग उल्टा करके भी लिख सकते हैं, दैट इज बी अपान ए, तो उसको भी उल्टा करके लिखना पड़ेगा, डी अपान में सी के इक्वल होगा। पहली प्रॉपर्टी हो गई। एंड सेकंड प्रॉपर्टी की बात करते हैं। सेकंड प्रॉपर्टी की बात क्या थी कि ए रेशियो डी अल्टरनेट करके ए रेशियो सी इसको इधर ले लो इक्वल टू क्या हो जाएगा बी रेशियो डी, ये भी लिख सकते हैं, ठीक है ना भाई। लिख ही सकते हैं कि क्रॉस का मतलब क्या होता है, मल्टीप्लाई, ठीक है। जो इधर मल्टीप्लाई करेगा इधर आकर डिवाइड करेगा तो सी को इधर भी तो ले सकते हो और डी को इधर भी ले सकते हो, ए को उधर ले सकते हो, ठीक है ना, समझ में आ रहा है। आगे हाँ तीसरी चीज़ क्या है, बात करते हैं किसकी, कॉम्पोनेंडो की। कॉम्पोनेंडो का मतलब क्या होता है, अगर ए अपान बी इक्वल टू सी अपान डी लिखा गया है तो इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, इसको मैं लिख सकता हूँ दोनों में +1 कर देता हूँ, दोनों साइड में +1 लिखूँगा तो मैं क्या लिखूँगा, ए अपान बी +1 इक्वल टू सी अपान डी +1। और यहाँ से ये चीज़ क्या बन के जाएगी, ए प्लस बी अपान में बी इक्वल टू सी प्लस डी अपान में डी। इसी को क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं कॉम्पोनेंडो, ठीक है। अब इसी सेम चीज़ में अगर मैं माइनस कर दूँ, वन माइनस कर दूँ, ए अपान बी -1 इक्वल टू सी अपान डी -1, तो यहाँ से एक नया टर्म मिल जाएगा, ए -1 अपान में बी इक्वल टू सी माइनस डी अपान में डी। अभी आप लोगों को लग रहा होगा भाई सर क्यों इसको ऐसे बता रहे हैं, तो इसका यूज़ बहुत आगे होता है, डायरेक्टली हम लोग चीज़ों को सॉल्व कर पाएंगे, ठीक है। अब ये इक्वेशन नंबर 3 इक्वेशन नंबर 4 दोनों को डिवाइड कर दो, इसी दोनों को मिला के क्या बोलते हैं, इन्हीं दोनों को कॉम्पोनेंडो एंड डिविडेंडो, जो यहाँ पे लिखा हुआ है ये चीज़, ये ठीक है। तो ये रहा प्रोपोर्शन अपना। बात करते हैं इंडिसेस की। इंडिसेस क्या होता है भाई, इंडिसेस का मतलब होता है पावर। ए इज अ नॉन जीरो रियल इमेजिनरी नंबर एम टाइम्स। जैसे अगर ए लिखा है मेरे पास में एम टाइम्स तो मैं क्या लिखता हूँ, ए मल्टीप्लाई ए मल्टीप्लाई ए मल्टीप्लाई ए मल्टीप्लाई ए, कितनी बार, एम टाइम्स। जैसे मैं लिखूँ यहाँ पर 2 की पावर 4, तो ये 2 कैसे लिखा गया है, 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 कितने टाइम्स, 4 टाइम्स। मैं अगर लिखूँ 2 की पावर 100 दैट इज़ 2 कितनी बार लिखा गया, 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 कितनी टाइम्स, 100 टाइम्स।
तो इंडिसेस होता क्या है? इंडिसेस का मतलब, इसको इंडिसेस को हम लोग क्या बोलते हैं, जो नीचे में होता है दैट इज़ ए, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं बेस। इसको क्या बोलते हैं, नीचे में जो रहता है इसको क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं बेस। और जो ऊपर में रहता है पावर में जितनी टाइम्स होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, उसको हम लोग पावर भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? पावर भी बोलते हैं, इंडेक्स भी बोलते हैं, और क्या बोलते हैं, एक्सपोनेंट। एक्सपोनेंट, चाहे तुम्हारी मर्जी कुछ भी बोल लो, एक्सपोनेंट बोल लो, इंडेक्स बोल लो, पावर बोल लो। जो जितनी टाइम्स होता है उसी को पावर बोलते हैं, इंडेक्स बोलते हैं, और क्या बोलते हैं, एक्सपोनेंट। जिसकी पावर होती है उसको क्या बोलते हैं, उसको बोलते हैं बेस। ये है इंडिसेस। ठीक है। अब इंडिसेस के कुछ नियम है। किसी के पावर जीरो क्या होता है, किसी के पावर जीरो क्या हो जाएगा, 1 होता है। सबको पता है किसी के पावर जीरो कितना होता है, 1। शर्त ये होनी चाहिए कि जो बेस है वो क्या नहीं होना चाहिए, बेस जीरो नहीं होना चाहिए, दैट इज़ ए नॉट इक्वल टू जीरो। कहीं पे अगर ए की पावर -m लिखा गया है तो सीधी सी बात है, अगर ए की पावर -m लिखा गया है, इसको मैं लिख सकता हूँ 1/में ए की पावर m। क्यों लिख सकता हूँ? क्योंकि हमको पता है कि ऊपर या नीचे, डिनोमिनेटर ऊपर क्या रहता है, न्यूमरेटर, नीचे क्या रहता है, डिनोमिनेटर। ऊपर जो चीज़ अगर ऊपर अगर पावर किस में है, माइनस में है, तो नीचे आके वो क्या हो जाएगी, प्लस। और नीचे अगर प्लस है तो ऊपर जाके क्या हो जाएगी, माइनस। दैट इज़ अगर माइनस है तो प्लस, प्लस है तो माइनस। कहने का मतलब ये है कि अगर मैं एग्जांपल एक यहाँ पे लूँ, जैसे मेरे पास में यहाँ पे लिखा है 1/में, यहाँ पे कोई चीज़ लिखी है 2 की पावर -10, तो ये क्या लिखा हुआ है, ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा, 2 की पावर 10। ठीक है। तो प्रॉपर्टी नंबर 2 हो गई है। शर्त भी वही होनी चाहिए कि ए नॉट इक्वल टू जीरो, दैट इज़ बेस नॉट इक्वल टू जीरो होना चाहिए। ए m+1 कब होगा, ए m+1 होगा ए पावर m इंटू ए की पावर n। ठीक है ना। बेस अगर सेम रहेगा तो पावर क्या हो जाएगी, जुड़ जाएगी। दैट इज जैसे 2 की पावर 5 है मल्टीप्लाई 2 की पावर 3 है। अब बताओ दोनों का बेस सेम है, दोनों का बेस क्या है, सेम। इसका भी बेस सेम, इसका भी बेस सेम, तो पावर क्या हो जाएगी, जुड़ जाएगी। दैट इज ये क्या हो जाएगी, 2 की पावर कितनी, 5 और 3 8। ठीक है। आगे बात करते हैं ए की पावर m-n। ए की पावर m-n क्या लिखा गया है, तो बेस अगर सेम है पावर घट भी सकती है। मान लो यही अलग एग्जाम्पल जो मैं लिया था, इसी में मैं लेता हूँ 2 की पावर 5 एक लिखा है, एक लिखा है 2 की पावर -3, तो ये क्या हो जाएगा, 2 की पावर 5 - 3 दैट इज़ कितना, 2। आगे बात करते हैं, अगर कि पावर की पावर है दैट इज़ ए की पावर m की पावर n, तो पावर क्या हो जाएगी, मल्टीप्लाई हो जाएगी। दैट इज़ पावर की पावर अगर है तो पावर क्या हो जाएगी, मल्टीप्लाई। एग्जाम्पल की अगर मैं बात करूँ तो मैं ऐसे बात कर सकता हूँ, 2 की पावर 5 है, की पावर कितनी है, 2 है, तो ये क्या लिखा गया है, 2 की पावर कितना, 5 2 जा 10, दैट इज़ 2 की पावर 10। अगर कहीं पे ऐसा लिखा गया है ए की पावर p/q, ए की पावर p/q, तो जो सबसे नीचे में डिवाइड है वो कहाँ चला जाता है, वो सड में चला जाता है। आज आगे बात करते हैं सड क्या होता है। दैट इज अगर कहीं पे अगर ऐसी चीज़ लिखी है 2 की पावर 1/3, इसका मतलब ये लिखा गया है कि, ये लिखा गया है कि 2 की पावर कितनी, 1, और यहाँ पे 3 यहाँ पे आ गया। ठीक है। और एग्जांपल की मैं बात लेता हूँ यहाँ पे, तो पहले तो एक एग्जांपल ले लेता हूँ ताकि इजीली समझ में आ जाए। और जैसे यहाँ पे लिखा है 2 की पावर 5/2, तो ये क्या लिखा गया है, ये लिखा गया है 2 तो अंदर में चला जाएगा, जो नीचे में बैठा है, जो यहाँ पे डिनोमिनेटर में है, ये चीज़ ये चली जाएगी यहाँ पे, और जो 5 है वो 5 कहाँ पे चला जाएगा, जो 5 है यहाँ पे देख लो कि कैसे गया था, p/q, तो जो 5 है वो तो पावर में चली जाएगी, तो यहाँ पे चला जाएगा क्या है, 2 की पावर 5 है, तो 2 की पावर 5 तो ऐसे ही रहेगा। तो ये चीज़ ये लिखी हुई है। कहने का मतलब ये हुआ है, मैं एक एग्जांपल और लेता हूँ तो समझ में आ जाएगा अच्छे से। 3 की पावर मैं ले रहा हूँ 3/5, तो सिंपल सा है, पहले 3/3 लिख लो, 3/3 लिख लिया, ये वाला 3/3 जो डिनोमिनेटर में है वो कहाँ पे चला जाएगा, सड में चला जाएगा, दैट इज़ 5। ये अब इसका मतलब क्या हुआ है, ये सड का मतलब ये होता है जो 5 टाइम्स है केवल वही बाहर निकलेगा। जैसे अगर मैंने कोई चीज़ लिख रखी है यहाँ पे मैंने लिख रखा है 3, और यहाँ पे लिखा है 2 × 2 × 2 × 2, तो इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब जो 3 बार अंदर में है एक बार बाहर आ जाएगा। यहाँ सड का मतलब क्या होता है, जो 3 बार अंदर में है वो एक बार कहाँ पे चला आएगा भाई, बाहर में चला आएगा। तो 3 बार जो अंदर में रहेगा वो कहाँ निकल के आएगा, बाहर में। तो इसका मतलब 3 बार जो है एक बार बाहर बन के निकल के आएगा, तो 1 2 3, तो एक 2 बाहर निकल के आएगा। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं
क्या, ये तो ऐसे ही रहेगा। अब इसका जोड़ा 3 नहीं है तो ये ऐसे ही रहेगा, तो इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, ठीक है ना। आगे बात करते हैं, ये कुछ इंपॉर्टेंट फार्मूले हैं, इसको देख लेना, ठीक है ना। ये बेसिक से फार्मूले है, सबने पढ़ रखा है अलजेब्रिक फार्मूले, ये याद रहने चाहिए, तो ये जो कि बहुत काम आएंगे आगे चल के, ठीक है। बात करते हैं सर्ड की, एनी रूट्स ऑफ अरिथमेटिकल नंबर विच कैन नॉट कम्प्लीटली फाउंड इन द कॉल्ड सर्ड, दैट इज़ कि कोई नंबर जो पूरा नहीं पाया जाता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, सर्ड बोलते हैं, ठीक है। जैसे ये हुआ, ये एग्जाम्पल हैं इसके सर्ड्स के। तो सर्ड का मतलब क्या हुआ, अभी बताया था मैंने भी पीछे बैक में, ठीक है। प्योर सर्ड क्या होता है, जो पूरा का पूरा सर्ड हो, ठीक है ना, पूरा का पूरा सर्ड हो उसको क्या बोलते हैं, प्योर सर्ड बोलते हैं। मिक्स सर्ड क्या होता है, जैसे यहाँ 2 ये मिक्स सर्ड है, ठीक है। और मिक्स सर्ड को हम कैसे भी लिख सकते हैं, जैसे यहाँ पे देखो एग्जांपल लिखा हुआ है 2 × 3 इसको, तो इसको क्या लिख सकते हैं, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं। इसका मतलब ये 2 अगर बाहर आया हुआ है तो कितनी बार अंदर रहा होगा, 3 बार अंदर रहा होगा तभी तो बाहर आया हुआ है, तो इसको लिख सकते हैं हम लोग क्या, कि सर्ड में 3, यहाँ पे 3 और 3 तो इसका जोड़ा बना नहीं होगा। अब ये अगर अंदर जाएगा तो कितनी बार रहा होगा, 3 बार रहा होगा, दैट इज़ 2 × 2 दैट इज़ 2 × 2 = 4, 2 × 8, 3 × 24, दैट इज़ 24, ठीक है। अब यहाँ पे जैसे एग्जांपल लिया है 2 2 और ये 5 लिखा है। एक चीज़ याद रखना, सर्ड में अगर कुछ नहीं लिखा हुआ है, सर्ड में अगर कुछ नहीं लिखा हुआ है तो हमेशा कितना माना जाता है, 2 माना जाता है। अगर सर्ड के अंदर कुछ नहीं लिखा हो, जैसे यहाँ पे कुछ नहीं लिखा है, इसका मतलब यहाँ पे कितना लिखा है, 2, तो 2 कितनी बार लिखा हुआ है, 2 बार, तो इसका मतलब 2 जो है कितनी बार अंदर रहा होगा, 2 बार अंदर रहा होगा, तो इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ 5 × 2 दैट इज़ 5 × 2 = 2, 10 10 × 2 = 20, तो इसको लिख सकता हूँ √20। बात करते हैं ऑर्डर ऑफ सर्ड, तो यहाँ पे ऑर्डर का मतलब वही है जो यहाँ पे लिखा हुआ है, इसको क्या बोलते हैं, ऑर्डर बोलते हैं। तो यहाँ पे जैसे लिखा गया है 4 सर्ड 2, तो इसका मतलब इसकी ऑर्डर कितनी है, इसका ऑर्डर कितना है, इसका ऑर्डर 4 है। ऑर्डर का मतलब जो 4 बार अंदर रहेगा वो 1 बार बाहर बन के निकलेगा, या जो बाहर लिखा हुआ है अंदर जाके कितनी बार लिखा जाएगा, 4 बार लिखा जाएगा, ठीक है ना। जैसे यहाँ पे ऑर्डर कितना है 3, यहाँ पे ऑर्डर कितना है 6, ठीक है। सिंपल सर्ड की बात करते हैं, सिंपल सर्ड मतलब केवल सर्ड हो, उसमें कोई किसी का डिवाइड वाइड नहीं हो। कंपाउंड सर्ड मतलब जैसे यहाँ पे देखो 5√2 + 4√3, ये कैसा सर्ड है, कंपाउंड सर्ड है, सही है। √3 √2 ये कंपाउंड सर्ड है, मतलब जिसको हम लोग सब्ट्रैक्ट या मल्टीप्लाई या डिवाइड करके केवल प्योर सर्ड में नहीं बना सकें, सिंपल सर्ड में नहीं बना सकें, ठीक है ना। तो ये सब कंपाउंड सर्ड वगैरह नहीं पूछता है, सिंपल से जो मैनिपुलेशन है सर्ड का ये आना चाहिए, ठीक है। तो करते हैं क्लास को यहाँ पे एंड भाई, ज़्यादा बड़ी क्लास नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पे सब फार्मूले वगैरह देख लेना, फार्मूले वगैरह थोड़ा ज़्यादा है, फार्मूले बहुत बड़े काम के आएंगे, फार्मूले में कुछ अलग से चीज़ें मैं बता नहीं सकता हूँ, ठीक है। तो क्लास को करते हैं एंड मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, एंड तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। और हो सके तो वीडियो को लाइक करो भाई, शेयर करो, सब्सक्राइब करो, थैंक यू।